हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो एडम था वो आता है और उसकी नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही की थी और उससे कहा गया था कि आप बंगाल और बिहार के समस्त जो स्कूल हैं उनकी जो स्थिति है, अर्थात कुल मिलाकर के शिक्षा की स्थिति क्या है उसका सर्वेक्षण करिए और हमें सुझाव दीजिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। मैंने ये भी बताया था कि एडम एक प्राच्यवादी था, अर्थात ये भारतीय साहित्य का समर्थक था, जबकि मैकाले वो पाश्चात्यवादी था, अर्थात वो पाश्चात्य साहित्य का समर्थक था। तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण दे दिया था और इसके बाद फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति जारी कर दी थी 1835 ईस्वी में। लेकिन ये एडम अपना जो है सर्वेक्षण करता रहता है और उसी दौरान जो है 1835 ईस्वी में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लैंड चला जाता है और उसकी जगह पर भारत में एक नया गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो जब लॉर्ड ऑकलैंड आता है तो उसके समक्ष फिर जो है ये एडम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुल मिलाकर के 3 रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी और पहली रिपोर्ट 1835 में ही, लेकिन जुलाई 1835 में, जबकि दूसरी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है 1836 ईस्वी में, दिसंबर 1836 ईस्वी में, और तीसरी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है फरवरी 1838 ईस्वी में। और इसने इन रिपोर्ट के माध्यम से कई चीज़ें बताई थी कि बंगाल और कुल मिलाकर के बंगाल में जो है 1 लाख के करीब स्कूल चल रहे थे और उनकी स्थिति दयनीय थी, ठीक नहीं थी। इसने ये भी बताया कि इसके अलावा जो है मुर्शिदाबाद है, बर्दवान है, तिरहट है और कुछ दक्षिणी जो बिहार के क्षेत्र थे उनका भी इसने सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताता है कि 485 गांव थे, लेकिन कुल मिलाकर के सिर्फ 27 स्कूल इन जगहों पर चल रहे थे, जिसमें से अलग से जो है 6 महिला विद्यालय भी थे, बालिका विद्यालय भी चल रहे थे। इनके वेतन की, अध्यापकों के वेतन की जो स्थिति थी उसके बारे में इसने कहा था कि कुछ जो धनी वर्ग के लोग थे वो स्वेच्छा से इन शिक्षकों के वेतन को दिया करते थे। तो इस तरह से इसने कुल मिलाकर के 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एडम ने कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की थी। दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दिसंबर 1836 ईस्वी में। तीसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तीसरी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी फरवरी 1838 ईस्वी में। इसके पश्चात ये एक रिपोर्ट भी देता है, उनमें कमियां बताता है और इसके बाद ये सुझाव भी देता है। सुझाव क्या देता है? उन सुझावों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे ये सुझाव देता है, लेकिन इसके इन सुझावों को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्यों अस्वीकार कर दिया जाता है हम वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडम का जो है प्रस्तावित शिक्षा योजना क्या थी उसके बारे में। तो हम क्रमबद्ध तरीके से कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसकी इस प्रस्तावित शिक्षा योजना को समझने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है, इसने कहा कि निस्यंदन सिद्धांत, जिसे छनाई का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कुछ लोग इसको बोलते हैं अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें कहा गया था कि उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाएगा, उच्च वर्ग को पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, तो ये शिक्षा छन छन करके निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। ये इसने कहा था। उसी को अधोगामी, चूंकि उच्च से निम्न की तरफ चल रहा है इसलिए अधोगामी डाउनवर्ड, और छनाई सिद्धांत का मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत। तो इसने कहा कि निस्यंदन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है, अतः इसे लागू ना किया जाए। ये जन शिक्षा विरोधी है, इसको लागू ना किया जाए। इससे जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं या सभी जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि भारत में चल रहे जो देसी स्कूल हैं, जो देसी पाठशालाएं हैं जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी पढ़ाई जा रही थी, वो जो मदरसे, मकतब थे, उनमें उन स्कूलों की राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ हैं और इनकी उन्नति करके ही जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति बनाई थी और उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? लॉर्ड मैकाले को। तो आप जन शिक्षा समिति बना रहे हैं और आप सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों? तो इसने कहा कि जन शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए कि जो भारत में चल रहे देसी पाठशालाएं हैं उनकी भाषा में, उनके साहित्य को, उनके ज्ञान विज्ञान को ही उनको पढ़ाया जाए, ना कि पाश्चात्य साहित्य को। राइट। तीसरा पॉइंट है, इसने कहा कि भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि वह भारतीय आधार की हो, अर्थात ये जो शिक्षा है उनके भारतीयों के आधार पर ही होनी चाहिए, तभी इनका विकास होगा।
क्योंकि ये प्राच्यवादी समर्थक था, ये भारतीय साहित्य का समर्थक था। इसने बाकायदा बंगाली, संस्कृत, फारसी ये सब पढ़ा था, तो इसको पता था कि इस देश का जो साहित्य है उसकी गहराई क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये बखूबी जानता था। इसलिए इसने कहा कि इस देश के लोगों का विकास, उन्नति इनके साहित्य के द्वारा ही हो सकती है, इनके ज्ञान विज्ञान को पढ़ाने से ही हो सकती है, ना कि पाश्चात्य साहित्य से। अगली बात इसने कही कि भारत कृषि प्रधान देश है। देखिए सर्वेक्षण इसने बहुत अच्छा किया था, आप खुद देखेंगे। इसने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ से ही की जाए, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कृषि शिक्षा से ही दी जाए। तो ये भी बात इसने कही, और बात इसकी सही भी है। आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं जो है ज़्यादातर आधार स्तंभ जो है वो हमारे देश की कृषि ही है, लेकिन फिर भी सरकारें जो हैं वो कृषि को ना तो उद्योग का दर्जा दे पा रही हैं और ना ही कृषि के लिए कुछ विशेष योजनाएं लॉन्च कर पा रही हैं। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं शिक्षा के लिए, देश के किसानों के लिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए बहुत पहले की बात है, लेकिन इसकी बातों को देख करके ऐसे लगेगा कि ये आज के वर्तमान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी हद तक सही है। अगली बात इसने कही कि ग्रामीण स्कूलों को कृषि योग्य भूमि दी जाए। इससे दो लाभ होंगे। तो जो गांव में स्कूल हैं उनको कृषि योग्य भूमि दी जाए, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चों को कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ बच्चों को खेती किसानी सिखाई जाएगी, पहला लाभ। दूसरा लाभ ये है कि जो पैदावार होगी, जो फसल की उपज होगी, उसको बेच करके स्कूल का खर्च भी चलाया जा सकता है। तो इसने बहुत ही अच्छे दो पॉइंट बताए। अगली बात इसने कही कि सभी देसी स्कूलों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए और इनकी दशा सुधारी जाए, क्योंकि इनकी दशा बहुत ही खराब है, ये पहले ही रिपोर्ट में इसने बता दिया था। अगली बात ये कहता है कि भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता से प्राच्य भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कराया जाए। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने साफ साफ कह दिया था कि प्राच्य साहित्य की जो किताबें हैं उनका ना ही तो मुद्रण किया जाएगा, ना ही प्रकाशन किया जाए, उन पर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, उसने ये कहा था। इसने कहा कि प्राच्य साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनको छापा जाए, उन किताबों को जो है उनका निर्माण किया जाए, उन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आज बच्चों के बारे में बात करें कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या पढ़ाया जाए? हमें वो पढ़ाया जाए जिससे उसके अंदर क्रिएटिविटी आए, जिससे वर्तमान समय में जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस विषय की आवश्यकता हो और बच्चे की जिसमें रुचि हो, वो पढ़ाया जाए। और कैसे पढ़ाया जाए? ऐसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक हर तरीके का विकास हो, अर्थात संपूर्ण विकास उसका हो। इस तरीके से हमें पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। छात्रों की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर संपन्न कराई जाएं। जो परीक्षाएं हैं उनका मूल्यांकन है वो बच्चों का निर्धारित समय में करेंगे, तो हमें बच्चों की दशा के बारे में पता चलता रहेगा। हम उनका आकलन करके, मूल्यांकन करके हम उनकी कमियों को जान करके उनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी इसने कहा। इसने अगली बात कही कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, अब जो शिक्षक हैं चूँकि उनको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और इसके लिए जो है नॉर्मल स्कूल खोले जाएं जहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। और जो सेवारत हैं, अर्थात जिन लोगों ने जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो उनको हटा तो सकते नहीं हैं, हटाया जाना उचित भी नहीं है। तो उन्हें क्या किया जाए कि प्रतिवर्ष 3-3 माह का प्रशिक्षण दिया जाए और 4 वर्ष में इनका प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए, ये भी इसने कहा। शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं, बहुत ही कम वेतन मिलता था और उनकी दशा सुधारी जाए। अगला पॉइंट है कि विद्यालयों में शिक्षकों के निरीक्षण के लिए जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। तो निरीक्षण विद्यालयों को होगा तो उन विद्यालय का आकलन कर पाएंगे हम शिक्षक के साथ साथ विद्यालय का जो प्रशासन है, विद्यालय का जो वातावरण है उसका हम निरीक्षण कर पाएंगे। तो इस तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो हमको लगातार चीज़ें पता चलती रहेंगी और उनमें सुधार किया जा सकता है इस तरह से। तो इसने ये भी कहा। लास्ट पॉइंट इसने कहा कि इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रारंभ में कुछ जिलों में इसको लागू किया जाए और बाद में धीरे धीरे करके संपूर्ण जगह पर, संपूर्ण जिलों में इसको चलाया जाए। तो इस तरीके से इसने जो भी बातें बताई प्रस्तावित योजना में वो बहुत ही अच्छी थी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में थी, भारतीयों के लिए थी, भारतीय साहित्य में इसने शिक्षा देने की बात कही। तो सारी की सारी बातें हमें अच्छी देखने को मिलती हैं, चूँकि प्राच्यवादी समर्थक था। और लेकिन होता ये है कि एडम की रिपोर्ट का अगर हम मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन करने पर यही बातें हैं जो मैंने बताया कि भारतीयों को जो है उनके आधार पर शिक्षा दी जाए। उसने ये कहा कि भारतीय आधार हो शिक्षा का, और इसने समर्थन किया
अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का समर्थन किया, जो भारतीय भाषा है उनका समर्थन किया। स्कूलों की स्थिति के बारे में बताया, वो भी सही बात थी। जो वेतन था उनको बढ़ाया जाए, वो भी सही बात थी। लेकिन कुछ मिस पॉइंट इसके भी थे जो हम बात करते हैं इसकी जब विवेचना करते हैं तो विवेचना करने पर हम ये पाते हैं कि इसने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही थी। इसने कहा था कि बंगाल में कुल मिलाकर के 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो पूरे बंगाल का ये सर्वेक्षण नहीं करता है तो इसको कैसे पता चला कि बंगाल में 1 लाख के करीब स्कूल चल रहे हैं? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसने जो कहा कि वेतन बढ़ाया जाए, तो वेतन कितना बढ़ाया जाए, और जो इसने कहा कि कृषि योग्य भूमि दी जाए, तो इस कृषि योग्य भूमि को कहाँ पर दिया जाए, कितना दिया जाए और कौन देगा, ये सारी चीज़ें। और भारतीयों की शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो क्या होगा, उसकी पाठ्यचर्या क्या होगी, इसके बारे में भी इसने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी इसने बताई, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके इस शिक्षा योजना को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्वीकार कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि विलियम बेंटिक की जो शिक्षा नीति थी उसका अध्ययन किया, और लॉर्ड मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था उसका अध्ययन किया, और इस योजना का, इसकी रिपोर्ट का भी इसने विधिवत अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उसने कहा कि हमारे पास इतना संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो कम संसाधन से हम जन शिक्षा को अर्थात जन जन तक शिक्षा को नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं हो पाएगा। और लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि निस्यंदन सिद्धांत को ही लागू कर दिया। तो इस वीडियो में ये सारी बातें हमने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब जो है जिस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति बनाई थी, तो अब लॉर्ड ऑकलैंड जो आता है वो किस तरीके से अपनी शिक्षा नीति तैयार करता है, तो उसकी क्या शिक्षा नीति थी और उस शिक्षा नीति में क्या क्या इसने महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा था, क्या क्या बताया था भारतीयों के लिए, वो सारी बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।